Hey class 9, how are you all? I hope you are doing absolutely fine. So class लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं। तो जिन बच्चों ने इस चीज को नहीं पढ़ा है वो क्या करें, पिछले वीडियो में जाएं, पिछले लिंक में जाएं, वहां पे जाके उस चीज को देखें और उस चीज को पढ़ें। पहले उसको पढ़ेंगे फिर इस वीडियो पे आएंगे, तभी उनको चीजों को क्लियर हो पाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मोमेंटम होता क्या है। आज उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे, मोमेंटम के बारे में आपको रिवाइज कराएंगे और फिर एक नई चीज पढ़ाएंगे आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं लोकोएम। लोकोएम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इस चीज को आप डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम क्या है। सबसे पहले हम कैमरा चेक कर लेंगे, कैमरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपको क्लियर दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, पहले इसको जानने की कोशिश करें कि मोमेंटम है क्या। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। ये नोट करते हैं P से। P इक्वल टू होगा m इंटू v। इसे नोट करते हैं हम P से। मोमेंटम को डिनोट करेंगे P से। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ये क्या होता है आपका? मोमेंटम। ये क्या होता है आपका? मास। ये क्या होता है आपका? वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट समझने की कोशिश करें। यूनिट ऑफ मोमेंटम यानी P इक्वल टू मास किस में होता था? किलोग्राम में होता था, इनटू वेलोसिटी किस में होती थी? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसको समझने के लिए आप समझिए, कैसे समझेंगे इसको कि मोमेंटम का क्या है। सपोज दैट एक आपने ग्लास विंडो ली, ग्लास विंडो है, ठीक है, एक ग्लास विंडो है। आपने इस पे एक स्टोन को, जो कि मास m का है, आपने इसको थ्रो किया। जब थ्रो किया तो इस स्टोन ने इस ग्लास को क्या किया? ब्रेक कर दिया। स्टोन ने ग्लास को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब इसी केस में अगर हम एक विंडो फिर से लें और इस विंडो, ग्लास विंडो ये भी है, और इस ग्लास विंडो में हमने क्या किया? बुलेट को फायर किया। तो ये बुलेट क्या होती है? पास हो जाती है। बुलेट क्या होती है? पास हो जाती है। ऐसा क्यों? जब आप स्टोन को आप फेंकेंगे, थ्रो करेंगे इसको, तो स्टोन का मास ज्यादा होगा, बट स्टोन का मास ज्यादा होगा और बट उसका मोमेंटम क्या होगा? कम। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्योंकि जब स्टोन को आप हाथ से फेंकोगे, थ्रो करोगे, तो उसका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा मोमेंटम का, इसका स्टोन का कम होगा, जिसके कारण आपका ग्लास क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इन द सेम वे अगर आप बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट क्या करती है? उससे पास आउट होकर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ज्यादा होता है। इसका मतलब जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, वो क्या करेगा? इंपैक्ट ज्यादा करेगी, वो जल्दी पास आउट होकर निकल जाती है। इसीलिए क्या होती है? बुलेट पास आउट होकर निकल जाती है, एक होल्ड करके हुए निकल जाती है। बाय द वे सेकेंडरी केस में आप देखते हो, जो आपका ग्लास का केस में आप स्टोन को फेंकते हो, स्टोन को थ्रो करते हो, स्टोन का मास ज्यादा होने के बावजूद भी वो क्या करता है? ग्लास को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। ये चीज समझ में आपको आई? इसको नोट करने के लिए ये मोमेंटम का आपका एग्जांपल है। ओके, नोट डाउन हो गया। नाउ इसके बाद आपको क्या समझना है? इसके बाद हमें पढ़ना है, मोमेंटम समझ में आ गया क्या होता है। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को पढ़ने से पहले
आपको एक चीज समझनी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता क्या है। इसे हम कहते हैं लोकोएम। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मींस एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। इन द सेम वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। क्या कहता है ये? मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, जैसे एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है वैसे मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज सेम टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझने की कोशिश करें। मीन्स क्या हुआ? कोलिजन मीन्स टकराने से पहले जो मोमेंटम टकराने से पहले होगा वही टकराने के बाद मोमेंटम होगा। यानी सपोज दैट अगर दो गाड़ियां हैं, सपोज दैट ये दो बॉल हैं, एक बॉल ए है एक बॉल बी है, इसका मोमेंटम मान लिया, मोमेंटम क्या हुआ? इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। तो मोमेंटम अगर ए का निकालें तो क्या आएगा? एम ए वी ए। वेलोसिटी कितनी इसकी मान लें? वी ए मान लें। इसका मोमेंटम कितना मान लें? एम बी वी बी। ये क्या आ गया? पी बी। मोमेंटम पी बी आ गया। यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। अगर इसका कोलिजन नहीं हुआ है, ये बॉल मूव कर रही है, एक की वेलोसिटी v है दूसरी की वेलोसिटी v भी है और दोनों अगर आपके क्या है? मूव कर रही हैं, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कोलिजन से पहले, टकराने से पहले जो इनका कोलिजन होगा वही मोमेंट कोलिजन का टकराने के बाद होगा। यानी वही कोलिजन में क्या होगा? मोमेंटम उनका टकराने के बाद होगा। यानी मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो मोमेंटम पहले होगा वही मोमेंटम इसका क्या होगा? बाद में होगा। ये कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखें कैसे समझेंगे इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखें इसको डिटेल में समझते हैं। देखें कैसे समझेंगे इसको। सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन आती है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन आती है, लॉ पूछा जाता है। ये सबसे पहले लॉ को लिख लें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन? टोटल मोमेंटम बिफोर collision is always equal to the total momentum after collision। ये हमेशा लॉ ध्यान रखेंगे। इट मीन्स मोमेंटम always conserve। It means momentum always conserve। क्या हुआ? According to law of conservation momentum, total momentum before collision, collision से पहले जो total momentum होगा वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। यानी मोमेंटम हमेशा कंजर्व नेचर होगा। यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है या लोकोयम। क्या होता है? लोकोयम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। ये चीज समझ में आ गया? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये चीज समझ में आई। अब देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। पहले इतना नोट डाउन करें। कर लिया? कर लिया आपने?
इतना कर ले पहले। हो गया। ओके, नाउ देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसी चीज समझ में आई होगी। अब इसका एग्जामिनेशन में प्रूफ अगर आता है तब समझिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसका प्रूफ, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे कि क्या है। सपोज दैट आपने दो बॉल ली, एक बॉल आपने ये ले ली जिसका मास क्या है, एक बॉल ए ली जिसका मास क्या है एम ए, एक बॉल आपने ली एम बी, ये बॉल आपकी बी है, ये फर्स्ट बॉल है जिसका मास क्या है ए है, एक बॉल बी ली जिसका मास आपका क्या है बी है। ये क्या है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू ए वेलोसिटी इसकी है, यू बी वेलोसिटी इसकी है। ये दोनों क्या करते हैं, कंडीशन है बिफोर कोलिजन की। कब की कंडीशन है, बिफोर कोलिजन की, जब इनका कोलिजन नहीं हुआ, जब इनका कोलिजन नहीं हुआ। ठीक, ये यूए वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये यूबी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। एक का मास एम ए था, एक का मास एम बी था। तो बिफोर कोलिजन की बात करें, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम ऑफ ए निकाल ले, मोमेंटम ऑफ ए पी ए क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बॉल ए, पी ए क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बॉल ए, एम ए क्या होगा, मास ऑफ बॉल ए, यू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। ये क्लियर हो गया, ये सब चीजें कंडीशन हुई। मोमेंटम निकालें, देयरफॉर पी ए इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बताएं, मास इनटू वेलोसिटी, यानी पी ए इक्वल टू होगा एम ए, एम ए वेलोसिटी कितनी है इसकी, यू ए। ये आपका ए वाले का आ गया, ये ए वाले की बात हो गई। इन द सेम वे अगर बी वाले की बात करें तो पी बी मोमेंटम ऑफ बॉल बी, एम बी मास ऑफ बॉल बी, यू बी वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। ये सब बी की कंडीशन हो जाएंगी। अगर मोमेंटम इसका निकालें बी वाले का, तो पी बी कितना आएगा, एम बी यू बी। ये बॉल बी की बात हो गई। ये बात कब की कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन। तो आपने लॉ पढ़ा था मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्या कहेंगे हम, क्या लिखें, यहां लिखें, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum, total momentum before collision is always equal to total momentum after collision। यही तो लॉ पढ़ा था आपने, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब इनकी बॉल क्या हुई, आपस में टकराई नहीं। एक बॉल का मास एम ए था, दूसरी बॉल का मास एम बी था, दोनों बॉल की वेलोसिटी किसे, एक यूए से मूव कर रही थी, एक यूबी से मूव कर रही थी। जब ये आपस में नहीं टकराई, उसके पहले मोमेंटम निकाल लिया, इसका पी ए निकाल लिया, इसका बी भी निकाला। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी टकराने से पहले का मोमेंटम क्या होगा, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये वर्ड ध्यान किया, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यानी एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ये आ गया बिफोर कोलिजन की बात।
अब क्या बात करते हैं, ये तो बात आ गई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब निकालना है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब बॉल आपस में टकरा गई तब कोलिजन क्या होगा ये देखते हैं, तब मोमेंटम निकालते हैं। अब इस केस को देखिए यहां पे, अब इस केस को समझिए। अब देखिए आफ्टर कोलिजन जब ये बॉल आपस में टकरा जाती है तब क्या होता है। ये मान लिया ए बॉल थी, ये मास ma था, ये मास, ये आपस में ये बॉल b थी। ये क्या हो गया इनका कोलिजन हो गया। ये क्या हो गया इनका कोलिजन हो गया। जब इनका कोलिजन हो गया तब क्या होगा, कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये मास ma है, ये मास mb है, ये a बॉल है, ये b बॉल है। अब क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी सपोज दैट va हो जाती है, इसकी वेलोसिटी vb हो जाती है, इसकी वेलोसिटी va हो जाती है, इसकी वेलोसिटी vb हो जाती है। इसका मोमेंटम pa डैश हो जाता है, इसका मोमेंटम pb डैश हो जाता है। अलग मान लिया pa डैश हो जाता है, इसका pb डैश हो जाता है। तो हम निकालते हैं मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ma va। मोमेंटम ऑफ बॉल बी ले लेते हैं, आफ्टर कोलिजन आएगा mb vb। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आ गया, pa डैश प्लस pb डैश। इसका मतलब ma va प्लस mb vb। ये क्या आ गया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन्होंने कहा था जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप लिख सकते हो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको क्लियर है, दिख रहा है ये? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, नोट कर लीजिए इसको। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपने कितना निकाला था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाला था m a u a प्लस m b u b इक्वल टू m a v a प्लस m b v b। ये निकल, यानी इसको कह सकते हैं p a प्लस p b इक्वल टू p a डैश प्लस p b डैश। यही आपका क्या है, प्रूफ। यही आपका क्या है, प्रूफ। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक बार फिर से समझ आ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बताया था, जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बॉल, दो बॉलें जा रही हैं, मूव कर रही हैं, और जो मोमेंटम इनका होगा, टोटल मोमेंटम जो इनका होगा टकराने से पहले, वही मोमेंटम होगा जब आपस में टकरा जाएंगी बॉल। और फिर टकराने के बाद, जब बॉल दो होती हैं, दो बॉल आपकी जाएंगी, आपस टकराई, टकराने के बाद फिर दूर हो गई, तो इनकी क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले सपोज दैट इस दो बॉलें हैं, एक इसकी यूए वेलोसिटी है, इसकी यूबी वेलोसिटी है, तो दोनों बॉल मूव कर रही हैं। तो एक की मास ए था, एमए मास था, इसका मास एमबी था। दो बॉल थी आपकी,
एक का मास ma है, एक का मास mv है, दोनों वेलोसिटी ua ub वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये तो बात हो गई मोमेंटम के बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन नहीं करती है तो ua से मूव करती है, ub से टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो pa pb को ऐड कर दिया हमने मोमेंटम में। बट जब ये टकरा गई आपस में, तो आफ्टर कोलिजन, जब टकराने के बाद बॉल क्या होगी, दूर होगी। आप टकराएंगी, बॉल दूर हो जाएंगी, तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, va और vb हो गई। वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, देखिए यहाँ पे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगी, वेलोसिटी कितनी हो गई, va हो गई, vb हो गई। इस केस में देखिए इसका मोमेंटम क्या होगा, ma va और mb vb। तो क्या कहा था, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपने निकाला था ये, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसको नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है ये, इसको नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। क्लियर। ये एग्जामिनेशन में आपका जो आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्या पूछा जाता है, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रूफ दैट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। इस टाइप से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये 2 बॉल की बात कर रहा है, आप 2 कार की बात कर सकते हो। हमेशा किसी भी चीज को टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करें। किया, हो गया, ओके। ना तो इससे एक चीज हमें समझ में आई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक चीज तुम्हें समझ में आ गई, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा। इट मीन्स क्या था, ma ua प्लस mb ub इक्वल टू ma va प्लस mb vb। यही तो निकला था। ये कंडीशन हमको याद रखनी है हमेशा। ये कंडीशन को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, इस कंडीशन को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ हुआ। इसको हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में यूज करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके क्लास, इसको नोट डाउन किया आपने, नोट डाउन हो गया, ओके हटाओ, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कुछ न्यूटन ने लॉ कहे थे, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कुछ फर्स्ट लॉ में बताया था, इसे कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया को बताया था। क्या बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया को इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया, मैंने बताया था इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया होती है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा था, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने कहा था, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है वो चलती ही रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सपोज दैट ये पेन है, मार्कर है, ये रखा हुआ है, तो ये रखा ही रहेगा। कब तक रखा रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए।
यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। यानी बाहर से अगर तब तक फोर्स ना लगाया जाए तो ये आज भी यहाँ रखी हुई है, कल भी यहाँ रखी रहेगी, परसों भी यहाँ रखी रहेगी, 1 साल के बाद भी यहाँ रखी रहेगी, 2 साल के बाद भी यहाँ रखी रहेगी। यानी परमानेंट ऐसी रहेगी। अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो ये बॉडी हमेशा क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। ये बहुत सी अच्छी चीज बताई थी उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी, अगर बॉडी मोशन में है, अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कोई बाहर से उसको अपोज ना करे या उसको रोके ना या एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर लगाए ना, तब तक बॉडी क्या होगी? मोशन करती रहेगी। समझ में आया? ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है? इनर्शिया। तो इनर्शिया में क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन में, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन देन इट इज रिमेन इन मोशन until or unless some external force is applied on a body. This is known as Newton's first law of motion, or this law is also known as law of inertia. इनर्शिया क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में बनी रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ आया? तो इसको नोट डाउन कर लें। क्या लिखेंगे इसका? नोट डाउन कर लें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? इफ अ बॉडी is in rest or in motion, then it continues in state of rest or motion until or unless some external force is applied on a body. जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो बॉडी क्या रहेगी? हमेशा रेस्ट में बनी रहेगी या मोशन में बनी रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। दिस इज नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, ये चीज समझ में आई। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लें। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन करें। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती थी? इनहेरेंट लॉ इन बॉडी। मैंने कई बार बताया, कई बार समझा रहा हूं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। इसे कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। नोट डाउन करें बेटा इसको। अच्छा, नोट डाउन हुआ? हो गया? ओके। इससे एक चीज हमने और नोट करके लिखनी है। आप एक नोट करके एक पॉइंट लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके लिखें। यानी अगर ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको रोकना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसे रोकना है, या ऑब्जेक्ट स्टॉप है, उसको चलाना है, मोशन में लाना है, ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, तभी उसको ऐसे हम कर पाएंगे, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ में आया? सबसे पहले समझिए कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस है,
ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं, एक नोट करके पॉइंट लिखिए, एक नोट करके पॉइंट लिखिए। एन ऑब्जेक्ट स्टॉप और स्टार्ट, an object stop or start, an object stop or start moving only when unbalanced force is acting on it। यानी इसको समझने की कोशिश की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप किया जा सकता है या स्टार्ट करना हो तो ये तभी पॉसिबल है जब उस पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा। अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब इस पे अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तभी ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। अनबैलेंस फोर्स का मतलब यानी अगर जितना फोर्स हम इधर लगाएं उतना फोर्स हम इधर लगाएं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स में अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराएं हम, यहां पे अगर आपने मान लिया फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और इधर से फोर्स भी लगा दिया आपने 5 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट नेवर मूव्स, तो ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स उधर लगाया, तो ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं मूव करेगा। यानी हमको समझ में आ गया, बैलेंस फोर्स कभी, बैलेंस फोर्स अगर लगेगा, ऑब्जेक्ट नेवर स्टॉप और स्टार्ट। बैलेंस फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ना ही ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। सपोज दैट मान लिया कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स आपने इधर से लगाया और 5 न्यूटन का ही फोर्स इधर से लग रहा है, तब भी ऑब्जेक्ट मूव करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसके ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा होगा। ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आपने एक फोर्स 5 न्यूटन का इधर से लगाया, एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, तो ये क्या हुआ, रुका हुआ है, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के फोर्सेस क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर से लग रहा है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा,